कई दूसरे राज्यों की तरह भी बिहार में भी कोरोना का लहर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। इन सब में पटना के एम्स ने अहम भूमिका निभाई है। आखिर एम्स पटना ने दूसरे लहर के अन्य अस्पतालों से बेहतर कैसे मुकाबला किया है, सुनते हैं वहां के ही कोरोना वॉरियर्स की जुबानी। बिहार में जो कोरोना का सेकेंड वेव भी आया, उसमें जो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर प्लेस था वो एम्स पटना था। वो चाहे मुख्यमंत्री हों, राज्य के मंत्री हों, राज्य के अधिकारी हों या आम मरीज हों, सबकी एक तरह से प्रेफरेंस नंबर 1 या पसंद जो सबसे पहली थी कि किसी न किसी तरीके से एम्स पटना में बेड मिले। यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी भी रहे, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को या जो अधिकारी थे खुद उनका इलाज यहाँ पर कराए। आखिर यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल था कि लोगों को, खासकर जो भी जानने वाले थे, उनकी सबसे पहली पसंद थी। हमारे साथ डॉक्टर लोकेश हैं जो एक यहाँ के नोडल ऑफिसर हैं। डॉक्टर लोकेश, ये बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल था जिसके कारण लोग, हर व्यक्ति यहाँ पर बिहार में, खासकर पटना में भी, पटना के बाहर भी एम्स में भर्ती होना चाहता था? देखिए, एम्स पटना ने अपना उत्तरदायित्व निभाया जो उसका इस समय पे मैंडेट था, और उसके लिए हमने ये इंश्योर किया कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल हो, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में क्लिनिकल प्रोटोकॉल के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल भी रहे कि किसको कितना ड्यूटी करना है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। लेकिन एक्चुअली अल्टीमेटली व्हाट वर्कड वाज डेडिकेशन ऑफ द डॉक्टर्स, dedication of the nursing staff and the dedication of the ground staff, supportive staff who worked here. आप इनको इंट्रोड्यूस कराइए थोड़ा। और हम ये चाहते हैं कि लोग, ये चूँकि ये जब वार्ड में रहते हैं तो सब पीपीई किट में रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मास्क आप डाउन करके बताइए, ये जो 2 महीने का समय था कैसा था? मतलब पहले वेव में सेकेंड वेव में क्या डिफरेंस क्या था? मैं डॉक्टर विवेक, सीनियर रेजिडेंट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स में, और विगत पिछले साल से कोविड ड्यूटी और पीडियाट्रिक ड्यूटी दोनों ही हम लोग का चल रहा है। पिछला जो कोविड का जो एक्सपीरियंस था उससे कई गुना ख़राब, भयावह एक्सपीरियंस ये सेकेंड वेव में हम लोग ने देखा है। क्या डिफरेंस है इस बार? यंग एज, चिल्ड्रेन और ओल्ड एज, तीनों लोग इक्वली अफेक्टेड थे और बहुत जल्दी खतरनाक स्थिति में, गंभीर स्थिति में यहाँ पे एडमिट हो रहे थे, जिनको ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा था। और उस समय जब पीक आवर जब था, उस समय हम लोग के पास बेड भी कम पड़ रहा था। बहुत सारे हम लोग जो गाइडलाइन हम लोग के यहाँ पे हम लोग का बना हुआ था, यहाँ पे गाइडलाइन जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट डॉक्टर लोकेश सर और डायरेक्टर सर के अंडर में यहाँ पे बना हुआ था, उसके अनुसार हम लोग ने यहाँ पे काम किया। और बहुत सारे पेशेंट जिनको आईसीयू की ज़रूरत था, उनको वार्ड में ही हम लोग ने अच्छे से मैनेज करके यहाँ से डिस्चार्ज किया। मोर्टेलिटी रेट क्यों इतना हाई क्यों था? मोर्टेलिटी इतना हाई क्यों था? Basically, during the second wave, I agree that it has given a shudder to the spine of the entire world, but AIIMS Patna was well prepared for it. Even from the very first wave, we were prepared for it with our protocols, strict protocols. The second wave, because you had adequate oxygen supply? We had adequate supplies as compared to the other institutions here, and we had strict protocols as to which clinical protocols as to which patient requires what kind of treatment and when to taper it down, and there was no compromise on the clinical protocol followed. No, but yes, मेरा सवाल है कि yes, मोर्टेलिटी इस बार क्यों हाई क्यों थी? एक्चुअली बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, लाइक टोटली व्हाट द बेड्स वी आर हैविंग, that is limited when compared to the patients that we were getting. So like we can't manage more patients with the same amount of bed that we had previously. So later what we did, we increased the number of beds, we increased the all the facilities. But you had also adequate supporting staff. Yes. We have adequate supporting staff and also we have a good support from the administrative department as well. So ये अगर कहना हो कि क्या था ऐसा यूनिक, क्या था कि लोग क्यों यहीं आना क्यों चाह रहे थे?
क्योंकि स्पेसिफिकली जब हम यहाँ पे पेशेंट आता है, लाइक वी हैव ए फ्लू क्लिनिक देयर, तो जब भी जैसे कोई पेशेंट आता है वी कोऑर्डिनेट विद द रिमेनिंग वार्ड एंड ऑल, एंड सारा चीज़ एक पाथ बना देते हैं। या अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया तो उसको हम वहाँ पे ऑक्सीजन देंगे एंड वहाँ से उसको उतने केयर से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। और एक सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे जो पेशेंट आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका, ठीक। एंड स्टे जो है वो इतना लंबा नहीं रखते हम, जो हो सके कि आवर ऑल द डॉक्टर्स एंड ऑल दे ट्राई टू वर्क इन दैट सेंस कि जो स्टे है पेशेंट का कम हो, और जैसे ही स्टेबल होता है, जैसे अच्छा लगता है कि हो गया ठीक है ये स्टेबल रह सकता है, उसको हम शिफ्ट डिस्चार्ज कर देते हैं। आईसीयू बेड्स वगैरह, तो आईसीयू में ज़्यादा डिमांड था जी बिल्कुल। इस बार पेशेंट की सीवियरिटी थोड़ी ज़्यादा थी। जो पेशेंट आए उनको आईसीयू रिक्वायरमेंट पड़ी, पिछले बार के मुकाबले में ज़्यादा पड़ी, लेकिन हाँ हम वी वर वेल प्रिपेयर्ड, और हमारा एनेस्थीसिया टीम, हमारा पीडियाट्रिक टीम, बीटा डायलिसिस टीम, सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड थे। इवन इन आईसीयूज़ वी यूज्ड टू हैव आवर डायलिसिस 24 आवर्स रनिंग, और हमारे पास जो भी पेशेंट्स थे उनका प्रॉपर केयर, मतलब हमारे वार्ड बॉयज़ के सहायता से। आपका कोऑर्डिनेशन बेटर था? जी हाँ बिल्कुल, हमारा कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट से इक्वली, और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट था। इस कारण से बहुत क्रिटिकल केसेस को भी हमने मैनेज किया। यहाँ पे मैं जोर देना चाहूँगा कि जो केसेस बड़े थे उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि वैक्सीनेशन उतने नहीं हुए थे जितने होने चाहिए थे। आई थिंक सो पर्सनली, अगर वैक्सीनेशन थोड़े और होते तो शायद थोड़ा केसेस कम होते। जो भी पेशेंट्स यहाँ पे आए, हमने ये भी देखा कि जो वैक्सीनेटेड थे उनमें सीवियरिटी कम थी, उनको आईसीयू रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सो ये बात थी। बाकी तो हमारे वार्ड बॉयज़, नर्सिंग स्टाफ, जो जिनको वैक्सीन नहीं लगा था उनका मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी और उनका आईसीयू में शिफ्ट होने का जो दर है वो ज़्यादा था। आप लोग ये बताइए, डर नहीं लगा इस बार ज़्यादा? पिछले साल लोग काफ़ी डरे हुए थे, इस साल डर नहीं लग रहा था? जी, इस बार भी बिल्कुल डर लगे थे, लेकिन हमारे हर एक कदम में हमारा हॉस्पिटल हमारे साथ थे, हमारा डायरेक्टर सर, लोकेश सर, नहीं, लेकिन ऐसा क्या था, आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम वार्ड के अंदर में बिता रहे थे पेशेंट्स के साथ? हाँ जी, हम तो एक्चुअली आईसीयू में काम किए थे, लेकिन जितना भी हम अभी पिछले साल से किए थे आईसीयू में ही किए थे, तो वहाँ पे एक्सपोज होने का डर बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन एक ही चीज़ है, हमको जितना भी प्रोटेक्शन दिया है स्टेट में, सबसे अच्छा प्रोटेक्शन हमको दिया है, और हर स्टेप में हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट सर सब भी रहे थे, ताकि हमको डर कम करने के लिए। आप लोग को क्या लगता है, क्या पहले फेज में दूसरे फेज में अंतर क्या था? डेफिनेटली जो दूसरा फेज़ था वो जस्ट बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस, म्यूटेटेड वायरस था, तो उसकी वजह से ही मॉर्टेलिटी हाई थी। यही रीज़न है, और धीरे धीरे जो जितना भी हमारे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्केल अप हो रहा था। तो हमारे एम्स में तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि हमारे एम्स में क्यों बेहतर रहा मॉर्टेलिटी रेट, तो उसके ऊपर जैसे बाकी डॉक्टर्स ने बताया कि एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक टीम है, अलग अलग शिफ्ट में काम करती है। हमारे यहाँ पे हमारे एम्स में जो पेशेंट बेड इस टू नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट बेड इस टू डॉक्टर का रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, तो एक ज़्यादा अच्छे से हम केयर और ज़्यादा अच्छे से ध्यान प्रोवाइड कर पाते हैं उसके मामले में। सेफ्टी की बात अभी कर रहे थे आप, तो हमें जो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि कोई क्रॉस ट्रांसमिशन होता नहीं है। जो एक कोविड के जो पेशेंट्स को जो डॉक्टर्स हैंडल कर रहे हैं, जो स्टाफ हैंडल कर रहा है, और जो हम नॉन कोविड भी आसपास चला रहे हैं, तो उनके डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं, तो क्रॉस ट्रांसमिशन का चांस बनता नहीं है। और लेकिन पेशेंट्स का बिहेवियर कैसा था? स्टार्टिंग में तो पेशेंट और डॉक्टर्स, मतलब इनफैक्ट एवरीवन वाज वेरी एंग्शियस अबाउट दिस डिसीज़, लाइक वी नेवर हैड, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता फैलती गई मास मीडिया के द्वारा, डॉक्टर्स के अंदर भी लगातार वेबिनार्स, और डर ज़्यादा था। डर ज़्यादा था स्टार्टिंग में। हमने अपना काम किया, हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे। क्या लगा सर? मोर्टेलिटी रेट जो भी हाई रही उसके पीछे एक जो प्रोटोकोलाइज्ड फॉलोइंग थी सर, ये था कि जैसे सरकार ने ये भी बना दिया था कि जो माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स के पेशेंट्स हैं वो लोग होम क्वारंटाइन पे रहेंगे, और वो पेशेंट जो कि सिवियर सिम्टम्स के साथ हैं और जो कि हाईली मॉडरेट सिम्टम्स के साथ हैं, वही लोगों का मेन एडमिशंस इन आईसीयू और इन कंपेयर टू वार्ड्स ऐसे होता रहा था। तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो ये डिपेंड इस पर भी करता था कि हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट जो है वो किस कंडीशन में आपके पास लैंड अप कर रहा है।
अगर पेशेंट की कंडीशन पहले से ही इतनी पुअर रहती है, वो 2 दिन तो 3 दिन से ऑक्सीजन से कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उसकी कंडीशन पहले से ही डायबिटिक, उसका काफ़ी डिरेंज है, उसका लेवल, उसका हाइपरटेंसिव काफ़ी बड़ा हुआ है, तो जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ वाली कंडीशन है, जिस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमारे आईसीयू तक पहुंच रहा है, तब तक कि काफ़ी पेशेंट हमने ऐसे भी रिसीव किए जिनका कि बहुत सारे लेवल जो कि इन्वेस्टिगेशन लेवल होते हैं वो सारे इतने ज़्यादा डिरेंज थे कि उनके ऊपर मेहनत तो हम लोगों ने बहुत ही करी, लेकिन उनके ऊपर ये कह पाना कि उनकी मोर्टेलिटी क्यों हाई है, ये एक बिग क्वेश्चन है। आप लोग सब नर्सिंग, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस क्या था? सर बिल्कुल, आप लोग सबसे ज़्यादा समय दे रहे थे। बहुत टफ समय था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि एकदम अननोन एनिमी था ये, ज़्यादा इसके बारे में पहले से कोई जानकारियाँ नहीं थी। काफ़ी टफ समय आया बीच में, जब हमारे काफ़ी कलीग्स पॉजिटिव हुए, हम लोगों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हुई, पर हॉस्पिटल हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हम लोगों को काफ़ी। पेशेंट्स का बिहेवियर क्या था? वो सब लोग भी डरे हुए थे, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में, और वायलेंट भी होते थे? नहीं, ऐसा तो वो नहीं था, पर घबराए हुए थे सभी लोग। पहला कोरोना काल में बहुत डर लगा सर, इससे बहुत डर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सर, तो मतलब ये इस बार तो ज़्यादा लोग, ये इस बार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या काम है हम लोग का क्लीनिंग का सर, तो क्लीनिंग का अपना काम को ध्यान देते हुए अपना काम किए। मन में बैठा लिए कि मान लीजिए कोई अपने घर का परिवार हो या कोई भी हो, तो ये कोरोना काल से कोई बच भी नहीं सकता है सर, तो ये सोच करके ही हम लोग ये काम करना स्टार्ट किए, ये काम करना ही था, और ये क्लीनिंग पर अपना सही ढंग से ध्यान दें। ज़्यादा तो जैसा लोग बताए कि शुरू में जब ये भी वेव शुरू हुआ था तो लोग ज़्यादा पैनिक में थे, फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि मतलब कुछ सीरियस हैं, कुछ माइल्ड भी केसेस थे, और ज़्यादा केसेस जो इस बार आए उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जो वेव आया, सेकेंड वेव आया, उसमें ऐसे भी वो शॉर्ट पीरियड के लिए आया था और एक बार में बहुत ज़्यादा केसेस हो गए। तो वो हेल्थ सिस्टम तो उसको जब अगर शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और उस कारण से लोगों का एडमिशन भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि पहले से पेशेंट्स होते हैं। तो एक आप बताइए कि ये जो एक एम्स पटना का ये भी इम्प्रेशन हुआ कि ये काफ़ी वीवीआईपी लोगों का, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे वीआईपी लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लू क्लिनिक में यदि कोई भी पेशेंट पहुँचता है, बेड अगर अवेलेबल है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, इट इज़ क्लिनिकल स्टेटस, क्लिनिकल ट्रायजिंग दैट डिसाइड्स वेदर पेशेंट नीड्स एडमिशन और नॉट। तो यदि कोई माइल्ड मॉडरेट सिम्टम में है, तो इस बार की वेव में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इस बार की वेव में हमने माइल्ड मॉडरेट को ट्रायाज करके कोशिश किया कि उनको होम मैनेजमेंट से ठीक किया जाए। थर्ड फेज के लिए हाउ प्रिपेयर्ड यू आर? वी आर वेल प्रिपेयर्ड। So in respect of our manpower, in respect of training of the doctors, in respect of equipments, and in respect of availability of beds, we are well prepared. So this time also we activated 400 beds. Last time we activated 500 beds. So we have sufficient beds. But obviously, if number increases, then it is important that other hospitals also take the equal burden, so that। आपको लगता है कि ज़्यादा प्रेशर था? प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था। इस बार पहले से 4 गुना ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि इस बार जो फर्स्ट वेव में आपका पीक 3-4 महीने तक चला और उसमें मैक्सिमम ओवरऑल इंडिया में 98 तक गया। इस बार आपका उससे 4 गुना गया, तो दैट रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। हमारे हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स का है कि इनबिल्ट आपको मेडिसिन, ऑक्सीजन सबका यू आर वेल स्टॉक्ड। दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट इज इम्पोर्टेंट हाउ टू रन द हॉस्पिटल। तो सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देने से हॉस्पिटल नहीं बनता है, उसमें लोग कौन हैं, उनका डेडिकेशन क्या है, और सिर्फ मेडिकल स्टाफ ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम से पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन यदि समय से नहीं आई तो वो रिफ्लेक्ट होगा पेशेंट केयर पे। सो ऑक्सीजन का स्टॉक होना, दवाइयों का स्टॉक होना, ये सब MS ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, दे प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रेलवे जंक्शन पर जीआरपी ने 14 किलो सोने के जेवर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बरामद सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तीनों युवक सूरत से कटनी आए थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आने पर सामान की तलाशी ली गई। सोना किस लिए लाया गया और किसका है, इस बारे में सही जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की।